बजट 2023 हो गया ओवर और क्या कमाल का बजट था। दो सेपरेट टैक्स रिजीम्स आई हैं। आप देखेंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें आपको बहुत से एग्जेम्पशन मिलती है और जो बहुत पावरफुल एग्जेम्पशन का टूल है 80C, वो यूज होता है। सेकंड रिजीम है जो नई वाली है और अब ये डिफॉल्ट बन गई है। ये है सारे उसके टैक्स स्लैब। और अगर आप 7 लाख से नीचे कमाते हो तो इट्स टैक्स फ्री। 7 लाख के आप ऊपर कमा रहे हो तो आप इन टैक्स स्लैब्स में आना शुरू करोगे। और ये अच्छा है कि हर चीज सिंपलीफाई हो रही है। टैक्स स्लैब्स क्लियर है, एग्जाम्पशन जैसे कॉम्पिटिशन कौन पड़ेगा। बड़े खराब इसलिए है, एटलीस्ट इंडियंस 80C को लेके हम भाई इन्वेस्ट तो कर रहे थे और वो भी नहीं होगा। 80C एक बहुत पावरफुल टूल है और मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग अभी भी ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको चाहूंगा आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखोगे। 80C कौन कौन से होते हैं, उनमें से बेस्ट टूल आपके लिए कौन सा है। एंड दोस्त, अगर आप न्यू रिजीम का भी सोचो ना, ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज मिल सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो आप रेडी हो? गोयला रेडी है? शुरू करते हैं। गोयला आपके सामने आ गया है और टैक्स में बेसिक टैक्स प्लानिंग का टाइम भी आ चुका है। अब मैं बात करने वाला हूं मेजरली अबाउट सेक्शन 80C। अब ये सेक्शन है क्या? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए आपका हो गया टैक्सेबल अमाउंट। अब अंडर सेक्शन 80C आपको मिलता है 1.5 लाख का एग्जेम्पशन। मतलब 80C के अंदर जो भी स्कीम आती है उसमें अगर आपने 1.5 लाख तक के पैसे डाले तो होगा क्या? 10 लाख माइनस 1.5 लाख कितना हो गया? 8.5 लाख। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख नहीं, सिर्फ 8.5 लाख है। और इसमें सरकार ने ना बहुत टाइप के खर्चे दे रखे हैं, बहुत टाइप की स्कीम दे रखी है और हर चीज का मैं आपको बेसिक लॉजिक समझाऊंगा सो दैट कि आपको सिर्फ स्कीम समझना है, खर्चा समझना है, आपको ये भी समझ आए कि इसका लॉजिक क्या है, सरकार ने ये किया है तो क्यों किया है। तो पहले बात करते हैं खर्चों की। सबसे पहला खर्चा आता है ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट। सपोज आप रजिस्ट्रार के गए, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो, तो वो खर्चा 80C में काउंट होगा। सेकंड होता है होम लोन रिपेमेंट। अगर सपोज आपने घर खरीद रखा है, आप घर की EMI दे रहे हो, तो उस खर्चे को आप सेक्शन 80C के अंदर यूज कर सकते हो। थर्ड, ट्यूशन फीस। अगर आपका कोई बच्चा है और आप उसकी कॉलेज के लिए पढ़ाई दे रहे हो, प्राइमरी स्कूल के लिए पढ़ाई दे रहे हो, प्री प्राइमरी के लिए पढ़ाई दे रहे हो, कुछ भी उसकी ट्यूशन फीस पे खर्चा आ रहा है, वो खर्चा भी आप 80C के अंदर डाल सकते हो। एंड फोर्थ आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने सपोज को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है तो वो खर्चा भी आप इसके अंडर डाल सकते हो। अब देखो यार, टैक्स का जो खर्चा है ना, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा महंगा एक्सपेंस पड़ता है। तो उसको ईज करने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो आपके बेसिक खर्चे हैं, जो सरकार चाहती है आप करो। सरकार चाहती है आप घर खरीदो, EMI पे करो, उसका आपको 80C का बेनिफिट देंगे। सरकार चाहती है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन करो, रजिस्ट्रार के पास जाओ, उसका खर्चा आपके 80C के अंदर आ जाएगा। सरकार चाहती है आप बच्चे की पढ़ाई में खर्चा करो, आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लो, इन सब का खर्चा भी 80C के अंदर आ जाएगा। दैट इज द लॉजिक। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस जो आपके हैं यही 1.5 लाख से या 1.5 लाख के ऊपर हो गए तो देखो बढ़िया, फिर तो आपको 80C की और कोई जरूरत है नहीं। बट अगर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपके सब खर्चे मिला के मैं मानता हूँ आ रहा है 1 लाख, तो 50,000 बाकी है ना, तो 50,000 यू शुड इन्वेस्ट इन अ स्कीम जिसमें आपको 80C का एग्जेम्पशन मिलता है। आप समझते हैं 80C के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, और एंड में महा कंपेयर करने वाला हूं ऑफ ऑल द स्कीम्स की आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। सबसे पहला आता है, और ये तो है गोयला का एब्सोल्यूट फेवरेट, ये है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बेसिकली जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जो टैक्स में जाते हैं, वो यही होता है। अब सरकार ये बोलती है कि अगर आप किसी कंपनी को पैसा दे दो 3 साल के लिए, या इन्वेस्टमेंट करो 3 साल के लिए मिनिमम, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, कंपनी के ओनर के पास पैसा है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स लो हो गई, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो आइडिया ये है कि सरकार भी जीतेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, कंपनी भी फायदे में होगी और आप भी फायदे में होगे। दैट इज द आइडिया, विन विन विन। अब अंडर ELSS जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें 80% पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में जाता है। अब इसकी रिटर्न फिक्स नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली और उसके बाद मुझे कभी याद नहीं हुआ। बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं बेस्ट ELSS में वीडियो बनाऊं तो नीचे लिख दो ELSS म्यूचुअल फंड वीडियो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड होगा ना, वो वीडियो आपके पास आ जाएगी, पक्का प्रॉमिस, गोयला प्रॉमिस। अरे लिखो तो। अब इसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो टैक्स फ्री है, जो पैसा आप डालोगे वो टैक्स फ्री है, जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। बट जब आपका कैपिटल गेन्स होगा, वो कैपिटल गेन जो आपको स्टॉक मार्केट बढ़ के प्रॉफिट होगा, अगर वो 1 लाख के ऊपर है तो आपको LTCG टैक्स पड़ता है ऑफ
10%। एंड में मैं सारे एक साथ कंपेयर कर दूंगा, आप टेंशन लो ही मत, बस एक मेरी टेंशन भी कम कर दो। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और गोयला को यार आपका सब्सक्राइब बटन बहुत मदद करेगा। सेकंड स्कीम आती है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। अगर आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो, आप कभी भी शुरू कर सकते हो फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 60 के बाद शुरू नहीं कर सकते। एंड इसमें आपका पैसा लॉक इन रहता है टिल द एज ऑफ 60, और 60 के बाद भी ना आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, आप सिर्फ 60% पैसा विड्रॉ कर पाओगे एंड रेस्ट 40% जो होगा ना वो हेल्प करेगा आपको प्रॉपर पेंशन प्लान देने के लिए, आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा पोस्ट रिटायरमेंट। एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहली चीज, इसमें कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, ये भी करना है, आप ज्यादा कम डाल सकते हो, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो पैसे यहाँ पे डाले जाते हैं वो पैसे डिफरेंट एसेट्स में डाले जाते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी आता है बट इतना ज्यादा नहीं आता, इसलिए इसका रिस्क फैक्टर काफी अच्छा है और काफी सेफ है। रिटर्न जो आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है अराउंड 7-8% के बीच में, 7-8% के बीच में है। बट इसमें एक कैच होता है कि जो आपको एन्युटी मिलती है, एन्युटी मतलब आसान शब्दों में बात करते हैं, जो आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा एज ए रिटायरमेंट फंड जो आपको मिलेगा मंथली बेसिस पे, वो टैक्सेबल होगा। थर्ड स्कीम वो है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब मैं शर्त लगा रहा हूं, आप अपने आसपास लोगों से पूछना, आपको रिकमेंडेशन इसकी पक्का मिल जाएगी, और ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और इस स्कीम में गोयला खुद पैसे डालता है, मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा क्यों। अब पीपीएफ बेसिकली क्या है, आप इसको शुरू करवा सकते हो, इसमें 15 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा, जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 500 रुपए से रहेगी, उससे कम नहीं होती, और आपको साल में एक बार करनी ही पड़ेगी, और मैक्सिमम जाएगी 1.5 लाख रुपए तक। 1.5 लाख कैपिंग क्यों रखी है? बिकॉज इट इज फॉर द मिडिल क्लास, इट इज नॉट कि रिच इसको मिसयूज करे। दूसरी चीज कि इसमें जो आपका इंटरेस्ट होगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपको मेच्योरिटी मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। इसमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एज ऑफ नाउ तो 7.1% चल रहा है, और हिस्ट्री आपको इसकी दिख रही है पहले क्या क्या मिलता था, तो आप अज्यूम करते हो कि फ्रॉम 6.75 टू 8.2% के बीच में आपको मिल सकता है। इसको आप साल में इंस्टॉलमेंट्स भी डाल सकते हो या लमसम भी डाल सकते हो, वो देखो दोस्त सब आपकी मर्जी है। और पीपीएफ एडवांटेज और भी होता है, अगर पीपीएफ है ना, आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, कल को कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई, आप बैंकरप्सी की स्टेज में आ गए, कोई भी आपका पीपीएफ नहीं छू सकता। तो एक बहुत मेजर सेफ्टी है। मतलब हिंदुस्तान में तो मैं कितनी फैमिलीज को जानता हूँ जिन्होंने अपनी डॉटर्स की शादी, अपनी लड़कों की शादी पीपीएफ के पैसों से किया। रिटर्न आपको मिल सकती है अराउंड 7%, मैं यहाँ पे एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतनी तो आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म में मिल जानी चाहिए। लॉक इन पीरियड मिनिमम 15 साल का, इसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हो, और टैक्सेशन रिटर्न्स कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि गोयला भाई तुमने क्यों इन्वेस्ट किया, तुम तो स्टॉक मार्केट वाले आदमी हो। सही बात है, बट हर पैसे एक रिस्क फैक्टर होता है। आई टेल यू माय लॉजिक। मेरा लॉजिक ये है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, अभी मेरा कोई बच्चे का प्लान नहीं है, बट अगर होगा तो मैं तो चाहूंगा ना कि उसका कॉलेज फीस, एजुकेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो मैंने पीपीएफ स्टार्ट किया है सिर्फ इस एंगल से कि जब मेरा बच्चा होगा, जब वो 18 साल की उम्र में पहुंचेगा, तो फिर देखो यार उसका पीपीएफ से काम टेकन केयर ऑफ हो जाएगा, और गोयला ना अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकता है फिर कि मुझे उसकी टेंशन ना हो। तो मेरा लॉजिक ये है। एंड हाँ, जब आप 30 साल के होते हैं ना, तो भाई बच्चे का प्रेशर बहुत सॉलिड तरीके से आता है पूरे परिवार से। फोर्थ स्कीम वो स्कीम है जिसको सुन के आपको लगेगा कि काश मेरी बेटी ही होती। ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। अब बेसिकली स्कीम क्या है? बेसिकली स्कीम आप देखोगे ये काफी कुछ पीपीएफ की तरह ही है, बट ये पीपीएफ ऑन स्टीरॉइड्स है, बिकॉज दिस इज फॉर द गर्ल चाइल्ड। सरकार ने क्यों निकाली थी? टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। डेफिनेटली दिस स्कीम इज ब्रिलियंट। ये स्कीम ऑब्वियसली एक बच्चे के नाम पे ही खुलता है। वो बच्ची की एज जब आप स्कीम उसके नाम पे खुलोगे 10 साल से कम ही होनी चाहिए। 21 साल का लॉक इन पीरियड होगा, और सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही खुल सकता है। अगर तीसरी भी गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए नहीं खुलेगा, सिर्फ 2 खुल सकते हैं, और उस बच्ची के नाम पे ही खुल सकता है। और एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो। जब उस बच्ची की एज इज मोर देन 18 ईयर्स, या फिर उसने 10th स्टैंडर्ड को पार कर लिया, तो पार्शियल विड्रॉ हो सकता है, फॉर मैरिज पर्पसेस हो सकता है, फॉर हायर एजुकेशन हो सकता है। तो दैट इज पॉसिबल। बेस्ट चीज ये है ना, इसमें आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हो और 1.5 लाख तक का डाल सकते हो, एंड इसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। एज ऑफ नाउ जनवरी मार्च 2022 के हिसाब से आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.6%। पीपीएफ में कितना था? 7.1। इसमें कितना मिलता है? 7.6। आपको लग रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म और स्पेशली 21 साल के ना, ये 0.5 का डिफरेंस बहुत मेजर होता है। तो रिटर्न है 7.6%, लॉक इन पीरियड है 21 ईयर्स, और इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, ना आपका प्रिंसिपल, ना आपका इंटरेस्ट अर्न, ना आपका मेच्योरिटी अमाउंट, हर चीज एग्जेम्प्ट है। दिस इज टू प्रमोट द गर्ल चाइल्ड, एंड डेफिनेटली ये स्कीम बहुत पॉपुलर है अमंग पेरेंट्स हु हैव गर्ल चाइल्ड। फिफ्थ टूल है एनएसई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यार
अगर आप इन्वेस्टर हो ना तो आपके दिमाग में सिर्फ एनएससी चलता रहता है। तो मेरे दिमाग से बार बार मैं 5 रीटेक्स दे चुका हूँ और 5वें में भी शायद मैंने एनएससी बोला। छोटी बच्ची हो क्या? अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है। ये उनके लिए होता है जो सेफ्टी चाहते हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और एक सेफ्टी मार्जिन चाहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये एक सर्टिफिकेट है जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके खरीद सकते हो। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पहले क्या होता था, जब इंडिया फ्री हुआ तो हर जगह बैंक तो थे नहीं, बट फाइनेंशियली इंक्लूड करना था, सबको लाना था, तो सरकार ने पोस्ट ऑफिस को बैंक से यूज करना शुरू कर दिया। तो आप कितनी बार देखोगे कितने लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, उनके घर पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस ना पहले बैंक का काम भी करता था, अभी भी करता है, बट ऑब्वियसली अब इतना इफेक्ट नहीं है। रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रिस्क फ्री ही है, आपको 7% का मिल जाता है। दिस कैन चेंज विद टाइम, बट आप अज्यूम कर सकते हो 7% मिल जाएगा। कंपाउंड होता है, बाय द वे कंपाउंडिंग आपकी पीपीएफ में भी होती है, तो ये भी एडवांटेज है। एंड मेन एडवांटेज ना, इसका लॉक इन पीरियड पीपीएफ की तरह 15 साल नहीं है, इसका लॉक इन पीरियड है सिर्फ 5 years। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितने पैसे डालने हैं उतने डाल दो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो रिटर्न इसकी आती है 7% के अराउंड, लॉक इन पीरियड है मिनिमम 5 years का। और टैक्सेशन की बात रही, जो आपको 5th ईयर में इंटरेस्ट मिलता है ना, वो टैक्सेबल होगा। बेसिकली 5th ईयर क्यों दर रखा है, बिकॉज कंपाउंडिंग अगर हो रही है तो 5वें साल तक आके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो सरकार उसी में टैक्स मारती है। छठी स्कीम आती है फिक्स्ड डिपॉजिट, या सो थोड़ा और बेटर करता हूँ, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। और एफडी ना कोई खराब चीज नहीं है। आजकल तो फाइनेंस दुनिया में एफडी को गाली की तरह यूज करते हैं, कुछ भी खराब नहीं यार, ये सबकी नीड्स के लिए होता है, सबकी नीड्स डिफरेंट होती है। तो फाइनेंस में कुछ अच्छा या खराब नहीं होता, बस ये होता है कि आपकी नीड है कि नहीं है, खत्म। अब टैक्स सेविंग एफडी एक नॉर्मल एफडी की तरह ही होती है, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या होता है, टैक्स सेविंग एफडी में आपका 5 साल का लॉक इन होगा। नॉर्मल एफडी को आप मेच्योरिटी के पहले तोड़ सकते हो सकता थोड़ी पेनल्टी देनी पड़ जाए। इसमें ऐसा नहीं होगा, 5 साल का आपको लॉक इन रहेगा ही रहेगा। आप इसको 1000 रुपए से शुरू कर सकते हो, और ये वो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं जिनको चाहिए सिर्फ सेफ्टी। इसकी रिटर्न आती है 5.5 से 7.5% के बीच में, लॉक इन पीरियड है 5 साल का, और जो इंटरेस्ट आप कमाते हो वो इसमें टैक्सेबल होता है। फिर आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। हाँ जी, ऑफ कोर्स अगर आप सैलरीड नहीं हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो कंपनी के, तो आप अपना 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस आप वो इकट्ठा करते हो। इसमें 5 साल का लॉक इन होता है, एंड फ्रॉम द ईयर 2022 टू 23 इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है ऑफ 8.1%, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 साल का लॉक इन है। अब इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। सबसे पहली चीज तो जिन कंपनी के पास 20 से कम एम्प्लॉइज है उनको 12% बेसिक सैलरी का नहीं, सिर्फ 10% देना है। और एक और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो 2018-19 की यूनियन बजट में हुई थी और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो ये थी फॉर वुमेन वर्कर्स, उनको ना 12% देना है, 10%, उनको देना है अपनी सैलरी का सिर्फ 8%। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहली चीज, कंपनीज के लिए दे वुड हायर मोर वुमेन, उनके लिए तो बेटर है, सिर्फ 8% है। दूसरा, वुमेन का टेक होम ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो पॉलिसी है ना, ये इंकरेज करती है फॉर वुमेन टू वर्क, फॉर कंपनीज टू हायर वुमेन। एंड अगर हमें इकोनॉमी को आगे लेके जाना है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी है दैट वुमेन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। इट इज क्रूशल। बांग्लादेश की इकोनॉमी सिर्फ इस रीजन से अच्छा कर रही है बिकॉज वहां पे वुमेन आर अर्निंग, और उसके बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो तो वुमेन इन फाइनेंस कमेंट बॉक्स में लिख दो, इस पे भी वीडियो बना देंगे। तो उसकी रिटर्न है ऑफ 8.1%, लॉक इन पीरियड है 5 years, एंड उसकी रिटर्न्स का टैक्सेबल है बिल्कुल भी नहीं। 8th नंबर पे आती है सबसे घटिया स्कीम। हाँ, मैंने बोला था कोई स्कीम अच्छी खराब नहीं, सबकी नीड होती है, बट ये है घटिया स्कीम। ये है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ओ भाई साहब, यूलिप्स। ये बदनाम है फॉर अ रीजन, और हर परिवार में किसी ना किसी के पास है फॉर अ गॉड डैम रीजन। इसका आपको सिंपल भाषा में लॉजिक समझाता हूँ। एक टांग है इंश्योरेंस में, दूसरी टांग है इन्वेस्टमेंट पे। अब जो 2 बोटों में टांगों आपने डाल रखी है, आपको पता होगा क्या, बोट जाएगी इधर, गिरना है। अल्टीमेटली बनाई क्यों थी कि इसमें आपको दोनों का एडवांटेज मिल जाएगा, इंश्योरेंस का भी इन्वेस्टमेंट का भी। बट एंड अप ऐसे होता है आपको किसी का एडवांटेज नहीं मिलता। सबसे पहले चीज, इनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं। दैट इज वाई हर आदमी जो आपको कोई स्कीम बेचेगा वो यूलिप प्लान ही बेचेगा। दूसरा, इनका इंश्योरेंस कवर भी बहुत कम होता है, और इंश्योरेंस कवर में बहुत सारी प्री कंडीशन होती हैं। तो चांसेस यही है कि इसको क्लेम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा इसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है वो भी लिमिटेड है। फोर्थ, जो रिटर्न आप मिल रही है एज अ इन्वेस्टमेंट, आप देख रहे हो सर, ये बहुत केसेस में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। मतलब ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट को बीट नहीं कर रहा
ठीक है, मैं मानता हूँ ऑब्वियसली मार्केट में बहुत हाई रिस्क है, बट अगर आप इन्फ्लेशन भी आपकी इन्वेस्टमेंट बीट नहीं कर पा रही तो क्या बकवास है। और 5 साल का लॉक इन इसमें अलग है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरी टीम उनसे बात करती है, कितने लोग यूलिप प्लान में फंसे हुए हैं और बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, तो उनको लगता है कंप्लीट ही कर लो, या उनका लॉक इन चल रहा है, या तोड़ेंगे तो उल्टा नेगेटिव में बाहर आएंगे। यूलिप इज अ बैड कॉल। आपको इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो सीधा ईएलएसएस कर लो, या फिर स्टॉक मार्केट में डाल दो। यूलिप के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आसपास पूछना, कोई भी इससे खुश नहीं है। रिटर्न इसकी मार्केट पे डिपेंड करती है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पैसा होता है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। एंड टैक्सेशन ईएलएसएस का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर हो गया तो उसमें 10% का एलटीसीजी पड़ जाएगा। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब आता है महा कंपेरो ऑफ ऑल द स्कीम्स। सबसे पहले आप देखोगे सबसे ज्यादा रिटर्न एंड लीस्ट इसमें जो आपका लॉक इन पीरियड है वो आपका आता है ईएलएसएस में। तो डेफिनेटली बेस्ट ईएलएसएस है दोस्त। हम इन्वेस्टर है, मैं तो आपको हमेशा ईएलएसएस ही रेकमेंड करूंगा पर्सनली। उसके बाद ईपीएफ बहुत सेंस बनता है लॉक इन पीरियड और रिटर्न को देखते हुए। पीपीएफ भी अच्छा है, एनपीएफ भी अच्छा है, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बस यूलिप को छोड़ के। तो आई होप दिस हेल्प्स। और अगर आप चाहते हो भाई गोयला ईएलएसएस से वीडियो बना दो, बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कौन सा है, नीचे लिख दो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, आपको पता है वीडियो आ जाएगी।